Hello, my dear students. Welcome all of you. This is lecture number 2 of chapter number 14 oscillations. और क्लास 11th के लिए 14 चैप्टर का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है ऑसिलेशंस पर। पहले लेक्चर में मैंने आप सभी को बताया ऑसिलेशन किस तरह का मोशन है और क्या टाइप होते हैं ऑसिलेशन के, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और डिफरेंशियल फॉर्म इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिराइव किया था कि अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी एक इक्वेशन बनाई जा सकती है। मैं उसे शॉर्ट में दोबारा से डिस्कस करूंगा फटाफट से, कुछ इस तरह से कि पहली बात सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आपको पेपर में कहा जाएगा कि डिराइव द डिफरेंशियल फॉर्म इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑब्टेन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का क्या बताइए, फॉर्मूला भी बताइए ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि सारे ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस की एक स्पेशल केस है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है किसके, एक्स के। तो कुछ इस तरह से बताया था और शॉर्ट में फटाफट से बताऊंगा क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, तो उसे बताने के लिए ये डिफरेंशियल फॉर्म कंटिन्यू कर रहा हूं कि मान लो इस तरह का कोई स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया गया। ये ब्लॉक क्यों लगाते हैं, एम मास का इनर्शिया प्रोवाइड कराने के लिए लगाते हैं भाई, क्योंकि स्प्रिंग मैंने कैसा माना है, मासलेस। स्प्रिंग इलास्टिक है, अपनी शेप में आने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, मगर मास इसका ना के बराबर है, मासलेस है, इसीलिए इसे इनर्शिया प्रोवाइड कराने के लिए मैंने क्या किया है, मास इसका, ये एक ब्लॉक एम मास का इसके साथ कनेक्ट किया। इसके बाद अगर मान लो मैंने इसे स्ट्रेच किया, अगर मैंने एम मास के इस ब्लॉक को स्ट्रेच कर दिया है और कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर करा दिया है, तो ये अपनी शेप में वापस आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा। और अगर मैं इस पोजीशन पर इसे रिलीज कर दूं तो रिलीज कर देने पर ये क्या करने वाला है, जस्ट अ मिनट। तो अगर इसे इस पोजीशन पर अगर इसे इस पोजीशन से मैं रिलीज कर दूं, स्ट्रेच कर इसे रिलीज कर दिया जाए, तो ये इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और ये ऑसिलेशंस जो होंगे इसके अंदर वो सिंपल हार्मोनिक होंगे। ये एक सरफेस पर भी रखा हुआ है और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस है तो यानी कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो इस स्मूथ सरफेस पर ये ऑसिलेट करता रहेगा, अपनी एक्सट्रीम, अपनी दूसरी एक्सट्रीम, अपनी मीन पोजीशन पर बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन में रहेगा। क्योंकि इस तरह के ऑसिलेशन में, इस स्प्रिंग के केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to, restoring force is directly proportional to displacement, directly proportional to displacement, displacement के directly proportional है, displacement के directly proportional है, इसलिए F proportional to X लिखा जा सकता है। माइनस के साइन के साथ एक K कांस्टेंट आया, K कांस्टेंट यहां पर स्प्रिंग फैक्टर है, स्प्रिंग पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, तो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है K कांस्टेंट की वैल्यू। माइनस का साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में ये रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और क्योंकि फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे आता है, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी का दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन करने पर मिलता है हमें एक्सेलरेशन। इसलिए d² x/dt² डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x,
इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा जा सकता है, और डी स्क्वेयर एक्स अपोन में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम डिवाइड में जाएगा तो माइनस के अपोन में एम लिखा जाएगा इसे। और ये जो के अपोन में एम है, ये जो के अपोन में एम है, डी स्क्वेयर एक्स अपोन में डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के अपोन में एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर पुट किया। आज बताऊंगा मैं आपको कि मैंने इसे ओमेगा ही क्यों लिखा। के अपोन में एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर पुट किया है यहाँ पर। तो ये एक के कांस्टेंट था, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास भी इसका कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर के और एम दोनों कांस्टेंट थे। मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यानी एक पार्टिकल सोचिए दिमाग में जो सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है कैपिटल टी टाइम में। तो 2 पाई रेडियन का उसने एंगल कवर किया पूरे एक रिवॉल्यूशन में, कैपिटल टी उसने टाइम लिया इसको पूरा करने में। तो 2 पाई बाई टी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं इसे, वो ओमेगा होती है। ओसिलेशन में ओमेगा का क्या काम, ओसिलेशन में सर्कुलर मोशन का क्या काम, ये सारी चीजें आज जान जाएंगे हम यहाँ पर। फिलहाल के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया जाएगा, और अब डी स्क्वायर एक्स अपोन में डी टी स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर एक्स को यहां लाया जाए, प्लस कर दिया जाए, इक्वल टू 0 के रख दिया जाए। तो इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। कहने का मतलब जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, जिसके ऑसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक होंगे, उसका जो डिस्प्लेसमेंट x होगा, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट x होगा, उस x की वैल्यू यहां पुट करी जाए x की जगह, तो वो x की वैल्यू यहां पुट करने पर ये सारी इक्वेशन 0 के बराबर आएगी, यानी दोनों तरफ 0 आएगा। ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो भी सिंपल हार्मोनिक है। आपसे सबसे आसान डेफिनेशन पूछी जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ओसिलेशंस सिंपल हार्मोनिक कब होंगे, अगर रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो वो सिंपल हार्मोनिक है। और अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो भी सिंपल हार्मोनिक है। अगर ये इक्वेशन आ गई है, मैंने लास्ट टाइम यहां तक कराया था आपको, और इस पर मैंने लिख दिया था कि दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई है, ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई है। अगर एक ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है तो उसकी ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसका डिस्प्लेसमेंट x। यहां तक डिराइव करने के बाद हो सकता है पेपर में ये भी कहा गया हो कि डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव करिए और टाइम पीरियड बताइए। अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा भाई, यहां पर हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया था, किसको, k डिवाइडेड बाई m को, जहां पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट था या स्प्रिंग फैक्टर है, m क्या है, मास यानी इनर्शिया फैक्टर है। इस m मास के कारण यहां पर इनर्शिया है। ओमेगा स्क्वायर k बाई m के बराबर है, तो ओमेगा अंडर रूट में k बाई m के बराबर है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसे 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखा जा सकता है। सोचिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता और वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो कैपिटल टी टाइम लेता है पूरा एक राउंड घूमने में, पूरा एक राउंड घूमने में 360 डिग्री यानी 2 पाई का एंगल कवर करता है, और अपॉन में टाइम कैपिटल टी लिया, तो ये एंगुलर स्पीड होती है। और k डिवाइडेड बाई क्या होता है, m। और रेसिप्रोकल करने पर टाइम बराबर लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन में k। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एक ऐसा ओसिलेशन जो सिंपल हार्मोनिक है, उस ओसिलेशन की बात करें तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एक ओसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट में m बाई k। इसे लैंग्वेज में लिखूं, जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो 2 पाई अंडर रूट में m यानी मास,
मास किस कारण से लगाया है भी मैंने, इनर्शिया के लिए। तो मास क्या बता रहा है, इनर्शिया फैक्टर के इनर्शिया कितना है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, आप जानते हैं। और के यहां पर क्या है, स्प्रिंग फैक्टर है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो मैं इसे स्प्रिंग फैक्टर लिख देता हूं कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो इनर्शिया कितना है और इलास्टिक प्रॉपर्टी कितनी है स्प्रिंग की, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड कितना होगा, एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम कितना लेगा। क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या लिखी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे क्या पूछी जाए फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा ये, तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए हमसे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 1/2 पाई अंडर रूट में के ऊपर चला जाएगा और m, तो रेसिप्रोकल कर दिया भाई मैंने। तो 1/2 पाई और अंडर रूट में स्प्रिंग फैक्टर डिवाइडेड बाई इनर्शिया फैक्टर, ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रहा। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि बहुत सारे मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशनल होता है, रोटेशनल होता है, एक ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन जिसमें एक पार्टिकल मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन में है। अब ऑसिलेशंस में एक स्पेशल काइंड पढ़ रही हैं, सिंपल हार्मोनिक। और सिंपल हार्मोनिक कब होगा एक ऑसिलेशन, अगर रीस्टोरिंग फोर्स जो मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है। और उसकी डिफरेंशियल फॉर्म हमने बनाई और उस डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा है k/m को, उसी से शुरुआत करेंगे तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला समझ पाएंगे कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम कितना लेगा अगर मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक था। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई अंडर रूट में m/k, इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर, और इसका रेसिप्रोकल करूं टाइम पीरियड का तो फ्रीक्वेंसी आई ऑसिलेशंस की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को समझा कि कैसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक कहेंगे, जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। और अगर सिंपल हार्मोनिक है तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे डिराइव करेंगे, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा, ये चीज हमने जान ली। डिफरेंशियल फॉर्म जो आई है कि d²x/dt², अगर ये इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन आई है d²x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0, कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है ऐसा मोशन, ऐसा ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है। यानी एक ऑसिलेशन जो हो रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, अपनी एक एक्सट्रीम पर चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरी पे चला जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा अगर, तो x तो चेंज होता रहेगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहिए कि टाइम पुट करने पर सही पोजीशन पता चले, सही पोजीशन पता चले आपको। तो भाई मैं सबसे पहले आपसे ये कहा जाए, आपको पेपर में ये कह दिया जाए कि राइट द इक्वेशन या राइट डिस्प्लेसमेंट। आप ये बताइए कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और आप एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपसे पूछ ली जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जा सकता है, वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है, एक्सेलरेशन कैसे लिखा जा सकता है। ये मैं आपको समझाऊंगा आया कैसे, बट मेरा दिमाग ये कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट पर आ जाइए। मैं ये कहता हूं कि अगर एक पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पर, अपनी मीन पोजीशन पर ओसिलेट कर रहा है इस तरह से कि मीन पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। यहां से पार्टिकल डिस्प्लेस होना स्टार्ट करता है तो इधर जाएगा जाएगा अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को प्लस ए नाम दे दिया। दूसरी एक्सट्रीम पर जाता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन थी और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन थी और ये मीन पोजीशन थी जहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इस एक्सट्रीम पर उस एक्सट्रीम पर, इस तरह से अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल यहां पर है, यहां से इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता था, तो यानी उसका अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर भाई स्टार्टिंग कहां से करता है, मान लो मैंने उसे स्ट्रेच किया था और रिलीज कर दिया, ऑसिलेट कर रहा है। मान लीजिए पार्टिकल टाइम 0 पर कहां है, एक्सट्रीम पर। पार्टिकल t/4 टाइम पर, यानी टोटल टाइम एक ऑसिलेशन पूरा करने में टोटल टाइम अगर कैपिटल T लेता है यानी 4 सेकंड लेता है, तो 0 पर यहां है, 1 सेकंड बाद यहां होगा, 2 सेकंड बाद यहां होगा, 3 सेकंड बाद यहां होगा, 4 सेकंड बाद फिर यहां आ जाएगा। यानी कैपिटल T टाइम 0 पर यहां है और पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में अगर कैपिटल T टाइम लेता है तो t/4 टाइम पर यहां होगा और भाई t/2 टाइम पर इधर आ गया होगा, दोबारा से 3t/4 टाइम पर दोबारा यहां आ गया होगा और कैपिटल T टाइम पर दोबारा यहां पर आ गया होगा। इस तरह से पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट। और किसी भी t टाइम पर, जनरल किसी भी t टाइम पर यहां कहीं है भाई, मान लीजिए कि उसका अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है, x। तो क्या इक्वेशन बनाऊं कि सही टाइम पर सही आंसर आए, तो भाई मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखना ये सीखा कि x की वैल्यू लिखी जा सकती है a cos ओमेगा t की फॉर्म में। भाई आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t की फॉर्म में लिख सकते हो पार्टिकल को, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ध्यान से देखिए क्या ये वाकई में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसे चेक कर लेता हूं भाई, मैं चेक कैसे कर सकता हूं, ये रफ वर्क चेक करके दिखा रहा हूं आपको कि ये वाकई में डिस्प्लेसमेंट को दिखा सकता है। x इज इक्वल टू बराबर है a cos ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल T, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, 2 पाई अपॉन में कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का। स्मॉल t मतलब टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। टाइम की वैल्यू इसके अंदर 0 पुट करूं तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, cos 0 पे 1 होता है, x बराबर a आ जाएगा। टाइम की वैल्यू t/4 पुट करूं, टाइम 0 पर x की वैल्यू a आ गई, यानी पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था, x की वैल्यू a आ गई। टाइम t/4 पुट करूं तो यहां t/4 पुट करने पर t से कैपिटल T कट जाएगा, 4 जो डिवाइड में होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, π/2 एंगल बचेगा, cos π/2, cos 90 पे 0 होता है, सारा 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी पार्टिकल टाइम t/4 पर अपनी एक्सट्रीम से अपनी मीन पर आ गया है। ऐसे ही t/2 पुट करेंगे, t से t कटेगा, 2 से 2 cos π, cos 180 पे -1 होता है और t/2 टाइम पर cos की वैल्यू -1 यानी माइनस का a बना देगी इसको, वो अपनी दूसरी एक्सट्रीम पर चला गया है। उसके बाद 3t/4 पर 270 डिग्री cos फिर 0 हो जाएगा, x फिर से 0 आ जाएगा। कैपिटल T टाइम पर 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई पर cos 360 पर फिर से 1 होता है, x बराबर फिर से a आ जाएगा। तो एक्सट्रीम पर x a से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद अपनी मीन पर आ गया, थोड़ी देर बाद अपनी दूसरी एक्सट्रीम पर चला गया, फिर दोबारा अपनी मीन पर आ गया और फिर दोबारा अपनी एक्सट्रीम पर चला गया। ये इक्वेशन यानी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है, यानी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t से क्या कर सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका है। कोई भी अब आपसे ये पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t होती है। अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, गलत नहीं होगा, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखूं, अगर टाइम 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा ओमेगा t।
साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, यानी ये सारा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, यानी टाइम 0 पर पार्टिकल कहाँ है? अपनी मीन पोजीशन पर। तो cos की टर्म्स में लिखूं तो टाइम 0 पर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम से चलना अपनी एक्सट्रीम पर था। जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया टाइम 0 पर, जब आपने घड़ी को स्टार्ट किया तो अपनी एक्सट्रीम पर था, वो यहां से मीन की तरफ जाएगा। और साइन की टर्म्स में लिखूं तो वो अपनी मीन पर है टाइम 0 पर, उसके बाद वो एक्सट्रीम पर जाएगा, या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर या नेगेटिव एक्सट्रीम पर, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में था। तो इस तरह से x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एक इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, और सही रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल कोई भी गलती इसके अंदर नहीं हो रही है। अब ऐसे जैसे x बदल रहा है, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी भी बदल रही है। छठे चैप्टर में आपने पढ़ा है स्प्रिंग के केस में, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ये मीन की तरफ जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। दूसरी एक्सट्रीम पर फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। x अगर आपके सामने हो तो भाई वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? x का डिफरेंशिएशन करना चाहिए। x का डिफरेंशिएशन करना चाहिए तो a cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कर दीजिए भाई। a कांस्टेंट है, बाहर बुलाइए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t होता है। ओमेगा t का अलग से करने पर ओमेगा बाहर आएगा और भाई वेलोसिटी माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t लिखी जाएगी। माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t वेलोसिटी लिखी जाएगी। यहां टाइम की वैल्यू 0 पुट करिए। यहां टाइम 0 पुट करने पर cos 0 हो गया, cos 0 पे 1 होता है, x बराबर a आया, यानी वो अपनी एक्सट्रीम पर था। यहां टाइम की वैल्यू 0 पुट करने पर साइन 0 पर 0 होता है, वेलोसिटी कितनी आई? 0, तो वो अपनी एक्सट्रीम पर था और वेलोसिटी 0 थी। ये इक्वेशन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। टाइम की वैल्यू इसके अंदर पुट करिए, वेलोसिटी आएगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन चाहिए आपको। इसी तरह से अगर आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप इसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो dv/dt कर दीजिए। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते वक्त माइनस ओमेगा ए कांस्टेंट था, तो माइनस ओमेगा ए बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी हो जाएगा और ओमेगा टी का करते वक्त चेन रूल लगाते वक्त ओमेगा फिर अलग से आ जाएगा और ओमेगा बाहर आ गया, कांस्टेंट था, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं भाई हम। कोस का, साइन का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी लिख दिया मैंने, बट फिर ओमेगा टी का अलग से करूंगा तो ओमेगा बाहर आएगा भाई। और एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और कोस ओमेगा टी लिखा जाएगा। ये एक्सेलरेशन भी आ गया है इस तरह से। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में? x बराबर है a cos ओमेगा t के। x बराबर है किसके? a cos ओमेगा t के। तो x बराबर है a cos ओमेगा t के। उसी वक्त वेलोसिटी बराबर है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी के। उसी वक्त एक्सेलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी के। तो आपसे पूछा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी बताइए और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बताइए? एक्सेलरेशन बताइए। तो इस तरह से हम इन तीनों की वैल्यू बता रहे हैं। आपके दिमाग में जरूर ये बात चल रही होगी कि भाई मैंने x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी कैसे दिमाग में आया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में SHM में डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ये मैंने कैसे सोच लिया भाई? ये मैंने किस तरह से सोचा भाई? तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लाकर दिखा रहा हूं कि ये वैल्यू आई कहां से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम
फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t बनाई। मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऑसिलेशन को एक सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर रहा हूं, जस्ट इसलिए कि दोनों पीरियोडिक हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, एक ऑसिलेशन हो रहा है भाई। ऑसिलेशन कैसे हो रहा होगा, ऑसिलेशन में एक मीन पोजीशन रही होगी, ऑसिलेशन में एक मीन पोजीशन रही होगी और ये क्या रही होगी, एक एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 रही होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर x मैक्सिमम रहा होगा, मान लीजिए a रहा होगा। और पार्टिकल एक टाइम 0 पर कहां पर है, अपनी एक्सट्रीम पर है। ठीक उसी तरह से यहां एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करिए, ये एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करिए और इस सर्कुलर मोशन में मान लो ये y एक्सिस हो गया इस तरह से और ये इस तरह से क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। तो घड़ी की सुई की तरह सोचिए कि घड़ी की सुई यहां पर थी इस तरह से और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो जितनी देर में टाइम 0 पर ये यहां पर था पार्टिकल और टाइम 0 पर घड़ी की सुई यहां पर है, t/4 टाइम पर ये पार्टिकल अपनी मीन पर आ जाएगा। तो यहां पर t/4 टाइम पर घड़ी की सुई 90 डिग्री घूमकर ऊपर आ जाएगी, यानी t/4 टाइम पर यहां पर आ जाएगी घड़ी की सुई। t/2 टाइम पर ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाएगा और t/2 टाइम पर ये यहां आ जाएगा। मैंने पीरियोडिक मोशन में समझाया भी था आपको लास्ट टाइम। और फिर ये 3t/4 टाइम पर दोबारा यहां आ जाएगा, तो घड़ी घूमकर 3t/4 टाइम पर घड़ी की सुई यहां आ जाएगी इस तरह से। कैपिटल T टाइम पर घड़ी की सुई सॉरी ये पार्टिकल दोबारा अपनी एक्सट्रीम पर आ जाएगा और घड़ी की सुई एक पूरा गोल चक्कर लगाकर फिर वहीं पर आ जाएगी। तो जैसे जैसे इसने ऑसिलेशन पूरा किया है एक, वैसे वैसे यहां पर एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ है, एक पूरा राउंड कंप्लीट किया। पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, एक उस पार्टिकल ने घूमना स्टार्ट किया और पूरा एक 360 डिग्री घूमकर आने में कैपिटल T टाइम लेता है। ये भी अपना एक ऑसिलेशन पूरा करने में कैपिटल T टाइम लेता है। टाइम 0 पर ये यहां था, वो इस पोजीशन पर था। t/4 पर यहाँ आया, यहाँ चला गया। t/2 पर ये दूसरी एक्सट्रीम पर आया, यहाँ आ गया और ये दोबारा अपनी मीन पर आया, ये घूमकर इधर आ गया। ये वापस अपनी एक्सट्रीम पर आया, ये भी अपनी उसी पोजीशन पर आ गया। रेडियस वेक्टर घूम रहा है। इस सर्कल का रेडियस वेक्टर क्या है कि भाई ये इस सर्कल का रेडियस वेक्टर हो गया इस तरह से, जो इसका रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू कैपिटल A है। जितना इस ऑसिलेशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है A, उतना ही डिस्टेंस है किसका, रेडियस वेक्टर का। टाइम 0 पर ये यहां पर है, टाइम 0 पर रेडियस वेक्टर यहां पर है। t/4 पर ये मीन पर आ जाता है, t/4 पर ये ऊपर चला जाता है। बीच में किसी टाइम की बात करूं स्मॉल t की, तो ये अपनी मीन पोजीशन से कुछ x डिस्टेंस पर होगा और ये रोटेट कर कर यहां कहीं आ गया होगा भाई। तो इस रेडियस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A। जितना इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस है मीन पोजीशन से A, x की वैल्यू A हो जाती है एक्सट्रीम पर जाकर, उतना ही इस सर्कुलर मोशन का रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है A। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है यहां पर ऑब्जेक्ट, और वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, ओमेगा। वो कांस्टेंट स्पीड कितनी है, ओमेगा। पूरा एक गोल चक्कर घूमने में 360 डिग्री यानी 2 पाई का एंगल कवर करता है और पूरा एक सर्कल घूमने में कैपिटल T ये टाइम लेता है, तो इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 पाई बाई T लिखी जा सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर था टाइम 0 पर, यहां का रेडियस वेक्टर इस तरह से था। ये पार्टिकल अपनी मीन पर पहुंचा, यहां से रेडियस वेक्टर घूमकर इस पोजीशन पर आ गया t/4 पे। तो बीच में किसी टाइम की बात करूं, ये अपनी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है, तो ये अपनी इस पोजीशन से कुछ घूमकर यहां कहीं आ गया होगा। तो ये इसने कुछ थीटा एंगल बनाया है यहां पर भाई,
इसने यहां पर कुछ थीटा एंगल बनाया है और इस थीटा की जो वैल्यू है वो लिखी जा सकती है ओमेगा टी भाई। थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? ओमेगा टी। ओमेगा स्पीड से ये घूम रहा है, टाइम 0 पर ये एंगल 0 था, ओमेगा स्पीड से घूमेगा तो टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा टी एंगल कवर करेगा। स्पीड इनटू में टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे ही एंगुलर स्पीड ओमेगा इनटू में टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। तो ये यहां पर पहुंच गया। अब आप क्या करिए, ये जो रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर की हेड से यानी टिप से, इस रेडियस वेक्टर की हेड से इस एक्स एक्सिस पर क्या डालिए? एक परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर डालने पर जो इस ट्रायंगल का बेस बनेगा वो बेस क्या है? एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे प्रोजेक्शन कहते हैं भाई। इसे क्या कहेंगे? इसे प्रोजेक्शन कहेंगे। ये प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस भाई। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला है मैंने इस वेक्टर की हेड से, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। इस ए वेक्टर की प्रोजेक्शन कहलाएगी ये जो बेस बन रहा है इस ट्रायंगल का एक्स, और ये एक्स वही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। चेक कर लीजिए, टाइम 0 पर ये वेक्टर इस पोजीशन में था, टाइम 0 पर ये वेक्टर इस पोजीशन में था, इसके हेड से परपेंडिकुलर बिल्कुल इसी पॉइंट पर आएगा और x की वैल्यू a के बराबर थी। बिल्कुल उस वक्त पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर था। यहां पर जब ये वेक्टर घूमकर बिल्कुल सीधा हो जाएगा t/4 टाइम पर, तो यहां आ जाएगा तो इसकी हेड से परपेंडिकुलर बिल्कुल ओरिजिन पर गिरेगा और इस x की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिल्कुल ये पार्टिकल तब तक अपनी मेन पोजीशन पर चला गया होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी इसके लिए। ये घूमकर यहां पहुंचेगा, जब ये यहां से घूमकर इस पोजीशन में आएगा तो इसके टिप से परपेंडिकुलर यहीं गिराइए एक्स एक्सिस पर, बिल्कुल इस पॉइंट पर गिरेगा और इधर की तरफ x की वैल्यू माइनस हो जाएगी। बिल्कुल ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पर चला गया होगा। ये घूमकर जब नीचे आएगा फिर से इसकी प्रोजेक्शन 0 हो जाएगी और तब तक ये पार्टिकल फिर अपनी मीन पर आ गया होगा, x की वैल्यू 0 हो गई होगी। ये फिर से घूमकर अपनी उसी पोजीशन पर पहुंचेगा, x की वैल्यू प्रोजेक्शन की वैल्यू फिर से a हो जाएगी, ये भी तो अपनी दोबारा एक्सट्रीम पर पहुंच गया होगा। जैसे ये पार्टिकल यहां ऑसिलेट कर रहा है वैसे इस प्रोजेक्शन की वैल्यू यहां पर क्या कर रही है? ऑसिलेट। प्रोजेक्शन की वैल्यू x बराबर a थी मैक्सिमम, प्रोजेक्शन की वैल्यू x 0 हो गई, प्रोजेक्शन की वैल्यू x माइनस a हो गई, प्रोजेक्शन की वैल्यू फिर से 0 हो गई, प्रोजेक्शन की वैल्यू फिर से मैक्सिमम a हो गई। तो ये x की वैल्यू जो यहां पर है बिल्कुल सेम इस सिंपल हार्मोनिक के x डिस्प्लेसमेंट की तरह रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस x की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं तो भाई, और इस ट्रायंगल के अंदर भाई ये कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके अंदर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाया, थीटा कोस थीटा बराबर होता है बेस यानी x अपॉन में हाइपोटेन्यूज रेडियस की वैल्यू a के बराबर ली है मैंने, तो x इज इक्वल टू a कोस थीटा लिखा जा सकता है। मैंने कहा थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूं, तो हेंस x बराबर a कोस ओमेगा t लिखा जा सकता है। x बराबर a कोस ओमेगा t लिखा जा सकता है, और यही मैंने लेट किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट को x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात करी जाए तो x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसे इस तरह से, ये रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t ही क्यों लिखा? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में मैंने देखा इस तरह से। अब आपको ये बात दिमाग में आएगी कि ओमेगा कहां से आया, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड है, और मैंने वहां से कंपेयर किया है अपने ऑसिलेशन को, प्रोजेक्शन डाली है वहां पर, उस प्रोजेक्शन के अंदर ओमेगा की बात आ गई। तो अब आपके दिमाग में यह बात आ जाए कि x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t ही क्यों चुना? ग्राफिकल मेथड में देखा मैंने, वहां से मैंने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जानी है इस तरह से।
अब मान लीजिए सर्कुलर मोशन के अंदर अभी अभी जो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है उसमें मैंने ये मान लिया कि टाइम 0 पर पार्टिकल यहां था। जरूरी नहीं भाई, हो सकता है टाइम 0 पर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पे भी ना हो, टाइम 0 पर पार्टिकल अपनी मीन पर भी ना हो। अगर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर होगा तो मैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिख दूंगा। पार्टिकल टाइम 0 पर अगर अपनी मीन पोजीशन पर है तो मैं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिख लूंगा। बट वो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के अगर बीच में कहीं पर हो टाइम 0 पर, फिर पोजीशन कैसे लिखें? टाइम 0 पुट करने पर उसकी सही पोजीशन आनी चाहिए। अगर मैं लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट x बराबर है a sin ओमेगा t के, तो टाइम 0 पुट करने पर x की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी पार्टिकल टाइम 0 पर कहां है? अपनी मीन पोजीशन पर है। अगर मैं x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को a cos ओमेगा t से लिख दूं, इसमें टाइम 0 पुट करने पर, इसमें टाइम 0 पुट करने पर यहां पर cos 0 पर 1 हो गया, x बराबर a आ गया, यानी टाइम 0 पर पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था। भाई स्टार्टिंग पोजीशन उसकी कुछ भी हो सकती है, ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, एक बार रिलीज कर आपने छोड़ दिया, अब वो ऑसिलेट कर रहा है। जब वो मीन पोजीशन पर आ गया तब आपने घड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो टाइम 0 पर कहा है? वो मीन पर। हो सकता है जब वो एक्सट्रीम पर था तब आपने अपनी घड़ी को स्टार्ट किया उसका मोशन देखने के लिए, तो वो अपनी एक्सट्रीम पर है टाइम से। बट वो मान लीजिए मीन और एक्सट्रीम के बीच में कहीं पर है, तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूं भाई? फिर तो ये जो घड़ी का जो रेडियस वेक्टर है ये टाइम 0 पर यहां नहीं होगा, टाइम 0 पर ऊपर नहीं होगा, बीच में कहीं रहा होगा। इस तरह से टाइम 0 पर अगर ये बीच में कहीं रहा होगा तो इसमें तो ऑलरेडी फाई एंगल बना रखा है, कुछ थीटा मान लो, फाई मान लो, ये पहले से ही अपनी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा चुका है, यानी पहले से ही थोड़ा आगे है, ऑलरेडी फाई एंगल बना लिया है। अब टी टाइम बाद ये थोड़ा और मोशन अगर करेगा, थोड़ा और मूव कर जाएगा टी टाइम पर ओमेगा स्पीड से, तो ये एंगल अब इसने ओमेगा इंटू में टी कर दिया। अब यहां से प्रोजेक्शन डालूं भाई इसका डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अब इस ट्रायंगल का टोटल एंगल हो गया कोस ओमेगा टी प्लस फाई। टाइम 0 से टाइम टी के बीच में ओमेगा टी एंगल तो अभी उसने कवर किया ही है, फाई एंगल पहले से ही है, पहले से ही वो अपनी एक्सट्रीम से थोड़ा मीन पोजीशन की तरफ जा चुका था। तो भाई टोटल एंगल जो हो गया अब कोस ओमेगा टी प्लस फाई बराबर है बेस एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी ए। तो अब ये रेडियस वेक्टर तो ए के ही बराबर है, एक्स बराबर लिखा जा सकता है ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। फाई यहां पर क्या है? इनिशियल फेज कहलाता है। फाई यहां पर क्या कहलाता है? फाई यहां पर इनिशियल फेज कहलाता है। इनिशियल फेज का मतलब, इनिशियल फेज का मतलब वो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम या मीन पर ना होकर किसी और पोजीशन पर है अगर स्टार्टिंग टाइम में, तो मैं उसे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकता हूं। अब ऐसे मान लीजिए टाइम 0 पर दो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है और एक पार्टिकल कहीं और है, तो एक पार्टिकल के लिए लिखूंगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी टाइम 0 पर वो x 0 पर है, और दूसरा लिख दिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई बचेगा उसके लिए टाइम 0 पुट करने के बाद भी, यानी वो किसी और पोजीशन पर हो सकता है इस तरह से। तो आपसे पूछा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे भाई x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी से सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करिए, किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की जा सकती है। आप क्या पुट करिए उसके अंदर वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। न्यूमेरिकल्स किस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं, बड़े ही आसान और नंबर देने वाले, आपको पूरे पूरे नंबर देकर जाएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और मैं आपके सामने बात करता हूं पहले एक न्यूमेरिकल की। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5,
ये इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है और इस इक्वेशन से वो डिनोट किया जा सकता है, ऐसा आपको कहा गया। तो आपको ये पूछा गया है, नंबर एक बात आप ये बताइए, इस ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा। नंबर दो बात आपसे पूछी गई है, इस ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। नंबर तीन बात आपसे पूछी गई है, इस ऑसिलेशन की सिंपल बताइए फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक ऑसिलेशन एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा। अगर एक सेकंड में 2 बार गोल घूम जाए कोई पार्टिकल, तो एक बार में 2 पाई, 2 बार में 4 पाई का एंगल कवर करे, तो 2 हर्ट्ज या 2 पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी कि वो 2 राउंड लगा रहा है एक सेकंड में, और 2 पाई इनटू में फ्रीक्वेंसी कर दूं तो हो गया ओमेगा, यानी कि उसने एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया। तो एक पूरा गोल घूमने में 2 पाई का एंगल कवर करता है, 2 राउंड पूरे लगा दिया अगर एक सेकंड में तो 4 पाई का एंगल कवर। वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एंगल कितना कवर कर रहा है एक सेकंड में, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। राउंड्स कितने लगा रहा है एक सेकंड में, उसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बतानी है, टाइम पीरियड भी बताना है, चौथी बात टाइम पीरियड भी बताना है, और पांचवी बात फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। भाई इस तरह की एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन देकर आपसे 4-5 चीजें पूछी जाएंगी। एक तो न्यूमेरिकल्स और रखूंगा आपके सामने कि क्या क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर। अगर x इज इक्वल टू ये पूछ लिया जाएगा, भाई आप इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। भाई जनरल इक्वेशन का मतलब ये था कि इसका सॉल्यूशन ये रहा, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन में कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया जाए इसको, किस तरह की जनरल इक्वेशन होगी। भाई हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं x इज इक्वल टू ए। आपके क्वेश्चन में साइन वाली इक्वेशन दी है तो साइन वाली से कंपेयर कर दीजिए, कॉस वाली इक्वेशन दी गई तो कॉस वाली से कंपेयर कर दीजिए। यहां x इज इक्वल टू 10 साइन लिखा हुआ है ना, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और भाई फेज भी हो सकता है, कुछ स्टार्टिंग पोजीशन कहीं भी हो सकती है इसकी, प्लस वाई। यहां पर माइनस 0.5 होता तो आप -5 लिख लीजिए कंपेयर करने के लिए, जैसा गिवन है वैसा लिखिए। कि अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहा होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरह से इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और सबसे पहली बात आपसे एम्पलीट्यूड पूछी गई है, साइन या कोस जो भी यहां पर है उसके बाहर जो वैल्यू है ना, वो पूरी वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां x डिस्प्लेसमेंट्स मीटर में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है, साइन के बाहर जो ये 10 है इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड है, और इसीलिए a की वैल्यू 10 मीटर में है, तो मीटर सेंटीमीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो ये सेंटीमीटर हो जाता है। मीटर में गिवन थी, अभी एम्पलीट्यूड मीटर में रहा होगा इसका इस तरह से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है सेकंड केस में, भाई t के साथ जो कुछ भी होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा टी होता है, यानी टाइम के साथ जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है वो सब ओमेगा है। तो कंपेयर करने में वहां 20 लिखा हुआ है, यहां ओमेगा 20 के बराबर है। ओमेगा की यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होती है। तीसरी बार पूछी गई फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखी जा सकती है, यानी 2 पाई का एंगल कवर करती है एक राउंड में, कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन का, तो 2 पाई बाई टी ओमेगा होती है। या टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही तो फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है। भाई 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा की वैल्यू 20 आई है और आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, 2 पाई डिवाइड में भेजिए, 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और भाई 10 से 2 10 जा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है 10 अपॉन में पाई पर सेकंड। भाई ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है इसकी, पाई की वैल्यू 3.14 रखकर आप इसे एग्जैक्ट भी सोल्व कर कर बता सकते हैं। आपसे चौथे पार्ट में क्या पूछा गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो भाई फ्रीक्वेंसी 10 अपॉन पाई आई है, तो टाइम पीरियड पाई अपॉन में 10 आ जाएगा सेकंड में।
पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दूं और डिवाइडेड बाई 10 कर दूं तो टाइम पीरियड 0.314 सेकंड भी लिखा जा सकता है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा जा सकता है इस तरह से। अंतिम बात जो पूछी गई थी फ्रीक्वेंसी के बाद, एक और चीज आपसे पूछी गई थी, इनिशियल फेज। छठी बात भी पूछी गई थी भाई आपसे, इनिशियल फेज क्या है। इनिशियल फेज का मतलब टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए, अगर मान लीजिए भाई ओमेगा टी के साथ पल्स में जो कुछ भी होगा ना वो सब इनिशियल फेज है। तो ये ओमेगा टी हो गया 20t, तो ये पल्स में जो लिखा हुआ है ये फाई है और इसी को इनिशियल फेज कहते हैं। रेडियन में ये आंसर है, यानी इतने एंगल से ये पहले ही आगे बैठा है। ये अपनी एक्सट्रीम पर भी नहीं है, ये अपनी मीन पर भी नहीं है, कहीं और हो सकता है इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में ये पांचों चीजें पूछी जाएं तो इस तरह से कंपेयर कर कर बताई जाएं। एक और क्वेश्चन की, एक और न्यूमेरिकल की बात करेंगे समझने के लिए कि और क्या क्या पूछा जा सकता है अगर बात आ जाए किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज की अगर बात करी जाए। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज की अगर बात करी जाए इस तरह से तो और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो जानी है आज हमने। और एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं आपके सामने। हमें ये कहा गया है इस तरह से कि अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, और कहा ये रहा क्वेश्चन भाई। हमें कहा गया अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है एक बॉडी, x इज इक्वल टू 5 कोस 2 पाई टी और प्लस पाई बाई 4। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसमें कि टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में गिवन है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर एक बात आपसे क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट बताइए जब टाइम की वैल्यू कितनी है 0। डिस्प्लेसमेंट पूछा है टाइम 0 पर। टाइम पीरियड पूछा गया है इस ऑसिलेशन का कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम कितना लेगा। और सी पार्ट में पूछी गई है इनिशियल वेलोसिटी। आपसे क्या पूछी गई है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट पूछा है टाइम 0 पर। हमें तो x की वैल्यू गिवन है, x में टाइम ही तो पुट करना है बस भाई। हम करते थे थर्ड चैप्टर में इस तरह से कि एट t इज इक्वल टू टाइम 0 पर x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 5। भाई यहाँ t की वैल्यू है, बस यहाँ t की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, और यहाँ t की वैल्यू पुट करने पर ये टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन पाई बाई 4 तो बच जाएगा। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर कोस कितना होता है 1 बाई रूट 2 होता है। हेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 पर पार्टिकल 5 बाई रूट 2 मीटर के डिस्टेंस पे था अपनी मीन पोजीशन पर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर का है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन कितनी दूर है 5 मीटर दूर है। कहां से, मीन पोजीशन से। और टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट आया है इतना, यानी पार्टिकल टाइम 0 पर ना अपनी मीन पर है ना अपनी एक्सट्रीम पर है, बीच में कहीं पर है। और डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना है 5 बाई रूट 2 मीटर है। सेकेंड पार्ट में कहता है टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं कंपेयर कर लेता हूं, x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। ये जनरल इक्वेशन होती इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये कोस के बाहर जो लिखा हुआ है ना 5, ये एम्पलीट्यूड है इसका मतलब। टाइम के साथ जो लिखा हुआ है, टाइम के साथ 2 पाई लिखा हुआ है, तो टाइम के साथ जो लिखा हुआ है वो ओमेगा है इसका मतलब। टाइम पीरियड वहीं से तो आएगा कि ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करने पर 2 पाई आ गई है। ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखा जा सकता है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड 1 सेकंड आ गया। 1 सेकंड का ऑसिलेशन है भाई इसका, 1 सेकंड में ऑसिलेशन पूरा कर लेगा इस तरह से। वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम 0 पर क्या वेलोसिटी थी। हमें तो x गिवन है डिस्प्लेसमेंट, हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले भाई। थर्ड पार्ट को करने के लिए, वेलोसिटी जानने के लिए x का डिफरेंशिएशन करिए भाई पहले,
और इस तरह की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना कैसे सीखेंगे, मैं इस पूरी इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करूं तो कोस के बाहर जो 5 लिखा हुआ है वो तो कांस्टेंट है, इसके बाद कोस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, एज इट इज लिख दीजिए भाई, जो कुछ भी एंगल है वो पूरा का पूरा एज इट इज लिख दीजिए, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एज इट इज लिख दीजिए पूरा का पूरा। तो मैंने कोस का 5 कांस्टेंट था मैंने बाहर रख लिया, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अंदर कोस के जो भी एंगल लिखा हुआ था 2 पाई प्लस में पाई बाई 4 था, 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, एज इट इज साइन के अंदर भी आएगा वो एंगल, ये तो बंद कर दीजिए, कोस का माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। लेकिन कोस के अंदर जो ये एंगल है, कोस के अंदर जो ये एंगल गिवन था 2 पाई टी, 2 पाई टी में 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। कहने का मतलब चेन रूल ये कहता है कि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, कोस के अंदर एंगल है उसका करेंगे ना अलग से, तो टाइम के साथ जो लिखा हुआ है ना ओमेगा होता है जनरली, ये आगे आ जाएगा, बाकी सब 1 हो गया यहाँ पर टाइम का और ये 0 हो गया इस तरह से। 2 पाई आगे आ गया तो माइनस का 10 पाई और साइन और 2 पाई टी और प्लस पाई बाई 4, ये वो इक्वेशन आ गई जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि अभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी, आपको किस टाइम की वेलोसिटी चाहिए, क्वेश्चन ने आपको कहा है इनिशियल वेलोसिटी बताइए, भाई इनिशियल वेलोसिटी के लिए एट टी बराबर 0 पुट कर दीजिए, भाई ये v वेलोसिटी इज इक्वल टू बराबर है -10 पाई, भाई यहां टाइम 0 पुट करने पर ये 2 पाई टी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बट पाई बाई 4 तो बच जाएगा, साइन पाई बाई 4 बच गया भाई, पाई बाई 4 का मतलब तो 45 होता है, 45 डिग्री पे साइन 1/√2 होता है, और भाई -10 पाई अपॉन में √2 मीटर पर सेकंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम की, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम की, किस टाइम की, टाइम 0 की वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, यानी वो अपनी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ थे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव की तरफ, यानी या तो मीन की तरफ जा रहा है या फिर मीन से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से मीन की तरफ आएगा या मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो फिर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स गाइस आपसे पूछे जा सकते हैं, और फेज रिलेशंस के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके। थैंक्स गाइस।